Hello everyone. So in this lecture we are going to discuss about the limitations of Ohm's law. So very well known जो Ohm's law होता है वो आपको पता है. Ohm's law के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल होगा वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, यानी कि करंट के. अगर Ohm's law की बात करी जाए तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I रहता है, यानी कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं. और उसके बाद ये साइन हटा के आपका एक कांस्टेंट आता था जो होता था रेसिस्टेंस, यानी कि V इक्वल्स टू आई आर आपका ओम्स लॉ होता था. तो इसमें ओम्स लॉ क्या होता है कि हर एक जो कंडक्टर है या फिर और मटेरियल है सभी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते. कुछ एक ऐसे मटेरियल्स है, कुछ कंडक्टर्स भी ऐसे हैं गिवन दैट कि कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि कंडक्टर भी कुछ टाइम पर, कुछ एक पीरियड ऑफ टाइम पे क्या करता है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता. सो ये है कि हमेशा ये वाइडली यूज तो होता है बट सभी, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी ही ओम्स लॉ फॉलो करेंगे. तो यही पे हमने लिमिटेशंस देखनी कि कौन से जो कंडक्टर्स है या मटेरियल्स है वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं. सो यहाँ पर जो आपके कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें कहा जाता है नॉन ओमिक कंडक्टर्स. लाइकवाइज जैसे जो ओम्स लॉ को, अगर जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें कहा जाएगा ओमिक कंडक्टर, यानी कि ओमिक कंडक्टर मीन्स विच फॉलोज ओम्स लॉ. तो यहाँ पर नॉन ओमिक कंडक्टर वो हुए दोज कंडक्टर्स विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, मीन्स दे डू नॉट फॉलो V इक्वल्स टू आई आर रिलेशनशिप. मीन्स क्या हो गया कि आपका ओम्स लॉ को फॉलो ना करने का मतलब है कि V इक्वल्स टू आई आर रिलेशनशिप वो शो नहीं करेगा. तो इसमें से आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए. अगर हम बात कर रहे हैं ओम्स लॉ की, यानी कि ओम्स लॉ में क्या बताया जाता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I तो है, पर इसमें जो रेसिस्टेंस है ये बड़ी काम की है कि ये रेसिस्टेंस, दिस रेसिस्टेंस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. यानी कि अगर वो ओम्स लॉ कोई भी चीज़ आपका फॉलो करेगा तो उसके लिए जो रेसिस्टेंस है वो आपकी हमेशा क्या रहेगी, इसमें कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी. वो हमने पहले भी करा था. तो यानी कि जो चीज़ आपकी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही है तो इसका मतलब एक यहाँ से आपने चीज़ देख ली, एक कंडीशन आपने, लिमिटेशन ये देख ली कि अगर आपकी रेसिस्टेंस जो है, जो आपकी रेसिस्टेंस है वो अगर आपकी वेरिएबल है, यानी कि वो वेरी करने वाली है, तो आप ओम्स लॉ भूल जाओ. यानी कि ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, वो फॉलो तब नहीं करेगा. क्योंकि ओम्स लॉ के लिए अगर ओम्स लॉ फॉलो करवाना है तो उसके लिए द रेसिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट. वो रेसिस्टेंस आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए. तो यानी कि रेसिस्टेंस कांस्टेंट है तो ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है. अगर रेसिस्टेंस आपकी चेंज हुई, आइदर वो बढ़ गई या फिर मतलब चेंज हो गई, कम हो गई, तो आपका क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट नहीं रही, बढ़ गई या फिर कम रही, तो ओम्स लॉ वो कभी भी फॉलो नहीं करेगा. तो यानी कि एक चीज़ आपको पता चली कि आपकी रेसिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट. अगर लिमिटेशन में क्या लिखोगे कि ये लॉ जो है वो वेरिएबल रेसिस्टेंस के लिए शो नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है. तो हम इसके सबसे पहले क्या कर देते हैं, ओमिक जो कंडक्टर है उसका हम ग्राफ बना लेते हैं. V और I का, V वर्सेस I अगर ग्राफ हम बनाए तो V इक्वल्स टू आई आर है. और ये वाला कैसा रिलेशनशिप है, ये लीनियर इक्वेशन है. लीनियर इक्वेशन जो होती है वो वाली इक्वेशन को ये फॉलो कर रहा है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ओरिजिन से पास करेगी इसकी लाइन और इस तरह से ये लीनियर रिलेशनशिप शो करेगा V और I. यानी कि जैसे जैसे V बढ़ रहा है वैसे वैसे भी I बढ़ रहा है, V बढ़ रहा है I भी बढ़ रहा है. और इसको देखते हुए अब देखना है कि ग्राफ से हमें कैसे पता चलेगा कि वेयर इज रेसिस्टेंस. अब इसमें रेसिस्टेंस का क्या रोल है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम इसका स्लोप देखें, स्लोप इज़ व्हाट, स्लोप ऑफ दिस लाइन. इस लाइन का अगर स्लोप देखें, स्लोप का हमेशा फॉर्मूला क्या रहता है कि जो y एक्सिस में है डिवाइडेड बाय x एक्सिस का कंपोनेंट, यानी कि y अपॉन x हमेशा स्लोप रहता है. तो y एक्सिस में यहाँ पे आपका v है, तो यानी कि स्लोप आप क्या लिखोगे, v डिवाइडेड बाय x एक्सिस में आपका क्या है, x एक्सिस में आपका I है, करंट है. तो आपको पता है स्लोप की वैल्यू आ गई v अपॉन आई, एंड ऑल्सो वी नो दैट v अपॉन आई यहाँ से कितना आ जाएगा, v अपॉन आई यहाँ से रीअरेंज करके r आ जाएगा. सो दैट मीन्स हमने ये पता लगा लिया कि जो स्लोप है ओमिक कंडक्टर्स के लिए, जो आपका स्लोप है वो क्या है, नथिंग बट द रेसिस्टेंस. यानी कि स्लोप इज़ योर रेसिस्टेंस. आपका इन V वर्सेस I जो ग्राफ रहता है उसमें जो यहाँ पे स्लोप आएगा, हमें लिखना चाहिए कि जो यहाँ पे स्लोप आएगा वो कितना होगा, वो आपका R हो जाएगा. वैसे भी आपको यहाँ पर पता चल रहा है क्योंकि आपका जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी जा रही है, वो कहीं पर भी बेंड नहीं हुई, कहीं भी उसने डायरेक्शन चेंज नहीं करी. और स्लोप क्या होता है, एक तरह से अगर बिल्कुल नॉर्मल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो वो होता है कि ढलान, किस तरफ को उसकी ढलान है, किस तरफ को वो टिल्ट हुआ है. तो जो ये टिल्ट हुआ
हुआ है वो एक ही डायरेक्शन में टिल्ट हुआ है, तो यानी कि इसका स्लोप कांस्टेंट रह रहा है, वो चेंज आपका नहीं हो रहा, और वो स्लोप की वैल्यू आपकी है रेसिस्टेंस। ऑन द अदर हैंड जब आपके नॉन ओमिक कंडक्टर्स आते हैं, यानी कि जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और अगर आप वी और आई का अगर ग्राफ बनाना चाहो तो वो कैसे बनेगा, कुछ टाइम तक तो नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए कुछ टाइम तक तो वो फॉलो करेगा आपका ओम्स लॉ, ठीक है, स्टार्टिंग में तो वो फॉलो करेगा ओम्स लॉ, बट कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो फॉलो नहीं करेगा, और ये वाला जो कर्व है वो आपका पूरी तरह से यहाँ पे बेंड हो जाएगा। अब ये बेंड से समझते हैं इसकी क्या ये बताने की कोशिश कर रहा है। देखो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब वी और आई, जब आपका पोटेंशियल बढ़ रहा था तो वैसे ही साइमल्टेनियसली आपका करंट भी बढ़ रहा था, और वो ओम्स लॉ को यहाँ तक फॉलो कर रहा था। अब कंडक्टर में क्या हुआ, जब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जब कंडक्टर में बहुत ज़्यादा करंट हो जाए, जब आपका करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो समटाइम्स क्या हो जाती है, इसकी वजह से हीटिंग भी हो जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जो भी चार्जर वगैरह होते हैं, जो चीज़ें होती है वो आपकी क्या हो जाती है, हीट अप हो जाती है। तो आपका यानी कि अगर आई करंट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, इतना ज़्यादा करंट हो गया कि थोड़ी बहुत हीटिंग शुरू हो जाती है। अब हीटिंग का मतलब क्या है कि टेम्परेचर आपका बढ़ गया। अब आपका टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो आपको पता होना चाहिए कंडक्टर के केस में क्या होता है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो आपकी जो रेसिस्टेंस होती है या फिर रेसिस्टिविटी होती है वो दोनों आपकी बढ़ जाती है। हमेशा सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के लिए ऐसा होता है, सेमीकंडक्टर के लिए अलग चीज़ होती है। तो यानी कि कंडक्टर के केस में जैसे हम बात करें, ये भी आपका कंडक्टर है। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा तो आपकी रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। तभी हमने किया एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि जब आपका करंट इतना बढ़ गया तो कुछ जो कंडक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हीटिंग टेम्परेचर उनमें बढ़ जाता है। ओके, टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा कि आपकी रेसिस्टेंस आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, देखो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगी यानी कि आपका जो स्लोप है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होता है, होना तो चाहिए था कि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आई आपका बढ़ता चले जाना चाहिए था, और ये जो लाइन है वो आगे तक ऐसे सीधी जानी चाहिए थी। बट क्या हो गया, इस पॉइंट के बाद क्या होगा, अगर आप पोटेंशियल और देते जाओगे तो करंट की वैल्यू क्या है, अब और नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अब यहाँ पे हीटिंग स्टार्ट हो रही है। क्या हुआ, देखो पोटेंशियल की वैल्यू अगर आपकी ये वाली थी तो उस पर करंट आया ये वाला, अब पोटेंशियल की वैल्यू इससे थोड़ी ऊपर बढ़ गई तो क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल ऊपर का ये वाला जो आपका कर्व है ऊपर को ये दिखा रहा है कि जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो अब बढ़ती ही जा रही है, बट सभी वैल्यूज़ पे अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद जो करंट है उनकी सेम वैल्यू आ रही है, करंट फर्दर नहीं बढ़ रहा। ओके, तो ये होते हैं आपके नॉन ओमिक कंडक्टर्स। यस, आपके कंडक्टर्स भी कुछ कंडीशंस पे नॉन ओमिक बन जाते हैं, जैसे आपने ये देखिए, अगर बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाए, उसका स्लोप ही अगर चेंज हो जाए यानी कि आर चेंज हो जाए, तो आपको ये चीज़ें ख्याल रखनी है कि नॉन ओमिक कंडक्टर्स कब बनते हैं। अब आते हैं इसकी हम प्रॉपर लिमिटेशंस में जो आपको लिखनी है। फर्स्ट वन इज दैट ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट रेसिस्टेंस, नॉट फॉर वेरिएबल रेसिस्टेंस। देखो, अब आपको एक और बात पता होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर भी हमने डिस्कस करी, अगर किसी भी मटेरियल को ओम्स लॉ अगर फॉलो करना है तो उसके लिए हम क्या करते थे, पहले ही बताया था कि जो ये आर होता है दिस शुड बी कांस्टेंट। अब ये आर कांस्टेंट हमने क्यों रखने को बोला है, क्योंकि कोई भी चीज़, देखो सिंपली ये याद रखो, कोई भी चीज़ ओम्स लॉ को फॉलो कब करेगी, जब उसका आर कांस्टेंट होगा। आर कांस्टेंट हम क्यों इसके पीछे पड़ रहे हैं कि आर शुड बी कांस्टेंट, क्योंकि बच्चों आर आपका स्लोप है, और वी आई के ग्राफ में अगर स्लोप आपका कांस्टेंट रहेगा तभी तो आपकी ये लीनियर लाइन आएगी, नहीं तो ऐसे ऊपर नीचे आएगी। ओके, इसका मतलब जो भी आपके कंडक्टर्स या फिर मटेरियल्स वी आई ग्राफ ऐसा ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए, ओरिजिन से यहाँ तक, जैसे इस तरह से लीनियर ग्राफ अगर शो करते हैं तो वो सभी क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो इसी पे हमारी बहुत ज़्यादा हमने इसको फोकस किया कि ओम्स लॉ वैलिड करने के लिए हमारा रेसिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट, क्योंकि अगर वेरिएबल, इसका मतलब लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन ये है कि ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता किसके लिए, जब आपकी वेरिएबल रेसिस्टेंस होगी। ओनली किसके लिए है, कांस्टेंट रेसिस्टेंस वालों के लिए ही ओम्स लॉ फॉलो करता है। एक इसकी बड़ी लिमिटेशन ये हो गई। ओके, और आप ये भी देख सकते हो, अगर वेरिएबल रेसिस्टेंस ये वाला है नॉन ओमिक कंडक्टर का, आप यहाँ पे ग्राफ बना सकते हो, यहाँ तक आपका क्या हो रहा है, आपकी जो स्लोप है वो आपका यानी कि रेसिस्टेंस सेम रह रही है, यहाँ पे आपकी क्या होगी, चेंज होगी, तो ये नॉन ओमिक वाला बन गया।
सेकेंड चीज़ आती है ओम्स लॉ ओनली वैलिड इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। पहला कांस्टेंट क्या करना है, रेसिस्टेंस, दूसरा टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, तभी वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो ये भी इसकी लिमिटेशन में आ गया कि हमें टेम्परेचर का ख्याल रखना पड़ेगा। देखो ऐसे क्यों हो रहा है, पहले भी मैंने आपको बताया कि फॉर द कंडक्टर्स इफ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हीटिंग हैपन्स, और मैंने हीटिंग बताया, हीटिंग क्यों होगा इन अ सर्किट ड्यू टू लार्ज करंट, यानी कि पोटेंशियल सपोज आप बढ़ाते चले जा रहे हो और आपका क्या है साथ साथ यही वाली चीज़, पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो, करंट भी आपका बढ़ता जा रहा है, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा कि आपकी हीटिंग होने लग जाएगी। हीटिंग का मतलब कि टेम्परेचर आपका बढ़ गया। अब टेम्परेचर हमने क्या बोला था ओम्स लॉ के लिए, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। अब ये टेम्परेचर बढ़ गया, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है आपको पता है, कंडक्टर के केस में टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा आपका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी कि रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी कह लो, दोनों बढ़ेगी। तो अगर दोनों बढ़ेगी तो ये ऐसा ग्राफ कभी भी इसका नहीं बनेगा। ओके तो ये आपका दूसरी लिमिटेशन है इसकी। तो यानी कि आपके पास क्या आ गया, इन अ सर्किट ड्यू टू लार्ज करंट सो टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड रेसिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस विच डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगी, इसलिए टेम्परेचर को भी आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। डन। तो सेकेंड लिमिटेशन इसकी अबाउट द टेम्परेचर हो गई। थर्ड एंड फोर्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ और मटीरियल्स है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। फर्स्ट है आपका डायोड। डायोड क्या होते हैं हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी के लिए ये जान लो ये भी एक काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर्स ही होते हैं। ये भी ओम्स लॉ को शो नहीं करते, मतलब ना ये VI का ग्राफ वैसा बनाएंगे ना V इक्वल्स टू IR को फॉलो करेंगे। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें क्या आती है, जो आपका IV, अब देखो यहाँ तक जो भी ग्राफ्स हम पढ़ रहे हैं दोज आर ऑफ VI। ओके अब डायोड के केस में हम जो एग्जांपल देंगे ग्राफ का वो I और V का ग्राफ का एग्जांपल देंगे। तो इस पर देखा जाता है कि इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे इस तरह को कर्वी होता है। ओके और दूसरी साइड देखो, अगर ये +V पोटेंशियल है, ये राइट साइड को पॉजिटिव एक्सिस होती है, लेफ्ट साइड को नेगेटिव एक्सिस होती है, यानी कि पोटेंशियल जो है यहाँ नेगेटिव की वैल्यू है, यहाँ पे पॉजिटिव की वैल्यू है। अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ I देख रहे हैं तो ये ऐसे जा रहा है। ओके और हम अगर नेगेटिव वैल्यूज़ में देखें, यहाँ पर भी तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पे अगर नेगेटिव V के साथ देखें तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ऐसे ही रहना चाहिए था। ओके बट ऐसा नहीं रहा, ये क्या आया, ये पहले तो ऐसा टिल्ट करा फिर उसके बाद ऐसा चला गया। ओके यानी कि दोनों ही ग्राफ्स बड़े ही डिफरेंट है। तो हमने देखा एक तो पहली बात ये क्या कर रहा है, इसके ग्राफ देख के आपको पता चल रहा है ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा होता है, बिल्कुल सेंटर से स्ट्रेट, और चाहे आप किसी भी अगर आप ये बढ़ा भी दो नेगेटिव क्वाड्रेंट में भी, अगर आप इसको ले लो नेगेटिव पोटेंशियल में भी ले लो, तो भी आपका क्या होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। ओके ये लाइन तो आपकी कॉन्टिन्यूस रहनी चाहिए, ऐसे जिगजैग नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये चीज़ें जिगजैग में जा रही है, यानी कि ये क्या होगा, डायोड से आपको पता चला कि आपका कभी भी डायोड ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, क्योंकि हमें इसके ग्राफ से पता चल गया। और एक और चीज़ है कि आप देख पा रहे होंगे कि रिलेशन ऑफ V एंड I डिपेंड्स अपॉन साइन ऑफ V हेयर। देखो I और V का जो रिलेशन होगा, I और V का जो ग्राफ है वो इस तरफ को ये है, जब आपका V क्या है, जब आपका V पॉजिटिव है, जब आपका V नेगेटिव है तो उसका ग्राफ क्या हुआ, वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। तो यानी कि आप ये देख सकते हो कि जो V और I का रिलेशनशिप है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो नेगेटिव, वो साइन पे भी डिपेंड कर रहा है। और ओम्स लॉ में तो ऐसा कुछ नहीं होता, V इक्वल्स टू IR करते थे। तो यानी कि बोलने का ये मतलब है कि इसका जो ग्राफ है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। तो यानी कि हम ये बोलेंगे डायोड्स भी आपके इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, डायोड्स एंड सेमीकंडक्टर्स आते हैं बेसिकली, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। फोर्थ पॉइंट आता है कि सेमीकंडक्टर्स ऑल्सो डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, यानी कि सेमीकंडक्टर्स भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। एग्जांपल है एक आपका सेमीकंडक्टर जो है वो गैलियम आर्सेनाइड होता है, ये GaAs, गैलियम और आर्सेनाइड साथ में होगा, ये सेमीकंडक्टर होता है एक। अब इसमें देखा गया इसमें देखा गया कि आपका रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I इज़ नॉट यूनिक। ये लिमिटेशन है, सेमीकंडक्टर फॉलो नहीं करते ओम्स लॉ को। और क्यों नहीं करते, देखो V और I का कोई रिलेशनशिप यूनिक नहीं है। यूनिक होना चाहिए ना कि एक V की वैल्यू पे एक ही I की वैल्यू कुछ आनी चाहिए हमारे पास। मोर देन वन वैल्यू ऑफ V फॉर सेम I आ रही थी हमारी यहाँ पर। फॉर द सेमीकंडक्टर्स हमने ये I और V का ग्राफ बनाया। देखो यहाँ पर भी I और V का ग्राफ है, यहाँ पर भी I और V का ग्राफ है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि अगर पहले तो ये जो सेमीकंडक्टर्स थे I और V के साथ लीनियरली वेरी कर रहे थे,
ठीक है, जो कि ठीक था, ओम्स लॉ को यहाँ तक ये फॉलो कर रहा था। बट इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यहाँ से ना कर्व आना शुरू कर दिया, मतलब वो बढ़ तो रही है वैल्यू बट वो कर्व में आनी शुरू कर दी, यानी कि यहाँ से वो नॉन ओमिक शुरू हो गया, यानी कि ओम्स लॉ को यहाँ से ये फॉलो नहीं करा इस रीजन के बाद। तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं इन दोनों के बीच में, इसमें कहते हैं हम नॉन लीनियर, अब ये लीनियर नहीं बचा, नॉन लीनियर रीजन, यानी कि जहाँ पर ये जो ग्राफ है आपका वो लीनियर नहीं है, बढ़ तो रहा है बट वो लीनियर नहीं है, वो कर्वी है। ओके, इसके बाद क्या हुआ, वो बढ़ते बढ़ते चला गया यहाँ तक। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा सेमीकंडक्टर्स में कि जब आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट आपका क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू कर देगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, इस रीजन के बाद क्या शुरू हो गई, इस रीजन के बाद शुरू होगी आपकी नेगेटिव रेसिस्टेंस। नेगेटिव रेसिस्टेंस यहाँ पर शुरू हो गई, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ये चीज़ नीचे को जा रही है तो स्लोप भी इसका क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। यानी कि आपने ये देखा कि आफ्टर सम टाइम जो कंडक्टर्स सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें क्या होगा कि जैसे आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो तो करंट आपका डिक्रीज होना शुरू कर देगा। और वो क्यों है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव रेसिस्टेंस आनी शुरू हो जाती है। ओके, देखो रेसिस्टेंस क्या है, स्लोप है। अगर ऊपर को कोई चीज़ जा रही है तो स्लोप पॉजिटिव है, नीचे को कोई चीज़ जा रही है तो स्लोप क्या है आपका, ढलान कैसी है उसकी, नीचे को है, तो स्लोप आपका नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली। एक तो हम बोलते थे कि रेसिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं हो रही है रेसिस्टेंस, यहाँ पे तो उल्टा क्या है, नेगेटिव में जा रही है। ठीक है, चेंज हो रही है। तो इसी वजह से ये जो रीजन्स है उसमें हमने देखा कि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। और एक और चीज़, अगर आप आई की सपोज इसको एक्स्ट्रापोलेट करो, यहाँ से आई की ये वैल्यू लगा दो, ठीक है, इस आई की पर्टिकुलर वैल्यू पे आपको जो पोटेंशियल है वो दो देखने को मिलेंगे। एक पोटेंशियल ये वाला होगा, एक पोटेंशियल ये वाला होगा, ठीक है, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा। तो ऐसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि यूनिक रिलेशनशिप होता था वी और आई का, तो इसी वजह से आपका ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। ठीक है, सेमीकंडक्टर डायोड्स बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। और इसमें एक और चीज़ आती है कि जो ये आर जो नेगेटिव है, रेसिस्टेंस जो नेगेटिव है, वो क्यों आ रही है, वो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें कि होता है सेमीकंडक्टर के केस में जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है तो रेसिस्टेंस उसमें डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। यानी कि जो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी है वो आपके कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स के बीच में बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो यानी कि ये हम इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज़ डिस्कस करेंगे। बस आपको ये 4 पॉइंट्स पता होनी चाहिए और पेपर में भी आपको इस तरह से लिखना है और ग्राफ्स अच्छे से बनाने हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।